अच्छा देखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनी अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर वी हैव कवर्ड इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, बोनस एंड राइट इशू कर लिया, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज डन एंड इशू ऑफ डिवेंचर इज डन। द लास्ट पार्ट दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर से ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा क्वेश्चन यदि आईसीआई बनाने का सोचेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में एक आधा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी इंटर लेवल में पूछा था उन्होंने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, राइट एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक ही क्वेश्चन में डाल दिया था, ठीक है। तो वो हाई पॉसिबिलिटी रहता है जब थोड़ा सा पेपर सेटर को अच्छा क्वेश्चन सेट करना है तो वो क्वेश्चन डाल सकता है, बट वो लेंथी नहीं होता। आपको तीनों चैप्टर के प्रोविजंस पता होने चाहिए, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलता है कि मेरे यहाँ रिडम्पशन होगा तो सीआरआर बनाना पड़ेगा, फिर रिडम्पशन आप दो ही जगह से पैसा यूज कर सकते हैं, फ्री इशू, फ्री रिजर्व्स और बाय इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिर बोनस और राइट में भी बोनस का पैसा कहाँ से आ सकता है, राइट वाले केस में कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट एंड थ्योरेटिक, वो सब वाला चीज है। तो आपको ईच एंड एवरी प्रोविजंस पता होना पड़ेगा चैप्टर ऑन चैप्टर, बस उस प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे लिए क्या था, डेट सिक्योरिटी, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट, ठीक है, हम लोग हमारी डेट सिक्योरिटी का रीपेमेंट करने वाले। अब लास्ट क्लास में जब हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर खत्म किया था तो वहां पे राइट ऑफ वाला पार्ट सीखा था, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो वहां मैंने बोला था रीपेमेंट दो तरीके से होता है, या तो लंप सम या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। बट रीपेमेंट जिस ईयर में होने वाला है या जिस ईयर स्टार्ट होगा, देखो इफ लंप सम है तो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ही वो होने वाला है, 5th ईयर का एंड में, 7th ईयर का एंड में, 3rd ईयर का एंड में या 10th ईयर का एंड में, इस तरीके से होगा। तो जिस ईयर में रिडम्पशन होने वाला है वो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ लंप सम है तो। इंस्टॉलमेंट है तो सेम कहानी, इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, कोई भी साल रीपेमेंट स्टार्ट हो सकता है, कितना रीपेमेंट कर रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जिस ईयर तुम्हारा चाहे 1 रुपए का रिडम्पशन भी स्टार्ट हो, मतलब रिडम्पशन स्टार्ट हो चुका है। इज इट क्लियर, आई बात समझ में? वंस द रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब आपका प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए है अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट। अब क्या क्या वो प्रोविजन है, मेजरली दो ही प्रोविजन जो आपको दिमाग में रखना होता है। सबसे पहले जब आप रिडम्पशन स्टार्ट करते हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए हमने इक्विटी के हक के लिए क्या बनाया, सीआर, लेकिन कब बनाते थे, जिस टाइम रिडम्पशन कर रहे हैं, एंड दैट टू रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, राइट, तब बनाते थे। बट यहां पे क्या ऐसा नहीं, यहां पे क्या बोला कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिस साल आप चालू करोगे, हमें नहीं पता आप कौन से ईयर स्टार्ट करने वाले हो रीपेमेंट करना, बट जिस ईयर आप स्टार्ट करोगे उसके जस्ट प्रीवियस ईयर तक, जिस ईयर आप रिडम्पशन स्टार्ट करोगे उसके जस्ट प्रीवियस ईयर तक जितना भी कंपनी ने टोटल डिबेंचर इशू कर रखा है उसका 10%, मिनिमम 10% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट होगा, इवन 1 रुपए का भी रिडम्पशन हो, ठीक है, जिस ईयर आपका रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है उसके प्रीवियस 31 मार्च तक आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना डीआरआर बन जाना चाहिए, मिनिमम 10% है, ऊपर आपकी मर्जी है, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी हमने पैसा साइड कर रखा है डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट करने के लिए, बिकॉज फ्यूचर में रीपेमेंट होगा, समझ में आता है। जिस साल रिडम्पशन करने का सोचा उस साल कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हो गई कि कंपनी रीपे नहीं कर पा रही, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है, पैसा नहीं है, बहुत कुछ कहानियां हो सकती है, ठीक है। ड्रास्टिकली कंपनी का सारा सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो लॉ बोलता है एटलीस्ट 10% ऑफ द डेट सिक्योर्ड है, कि 10% पैसा तो आपने साइड कर दिया ना अपना प्रॉफिट में से, जो आप आराम से डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजर्व बनेगा किससे, प्रॉफिट से, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट, वो पैसा जो आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, वो पैसा, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, यदि आपके पास अपने शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए है तो ऑब्वियसली आउटसाइड डेट तो पहले आता है, तो यानी जो पैसा आप शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बांटने वाले थे, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म फ्री रिजर्व्स, ठीक है, फ्री रिजर्व में से कुछ अमाउंट आप निकाल के कहां ट्रांसफर करोगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जस्ट लाइक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब यूज कर रहे थे, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करते हैं तब,
बोनस के लिए कहां था CRR? बोनस इज नॉट ए रिडम्पशन। बोनस तो हम एक्स्ट्रा देते हैं, उसमें कहा, वो तो CRR का पैसा यूज कर रहे थे, बट CRR क्रिएट कब करते हैं बुक्स में? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए हम क्या रिजर्व क्रिएट करते हैं? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कितना क्रिएट करना है? 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, क्योंकि सारा कहानी फेस वैल्यू पे चलता है। प्रीमियम तो एक बार प्रीमियम अकाउंट में चला गया फिर तो वो 5 पॉइंट है। इज इट क्लियर? उसके अलावा कहीं यूज ही नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो DRR क्रिएट करना होगा। कितना क्रिएट करना होगा? 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। अब ये कब तक क्रिएट हो जाना चाहिए? राइट, जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट प्रीवियस 31 मार्च तक क्रिएट हो जाना चाहिए। कल को क्वेश्चन ऐसा है कि करंट ईयर में हमारा रिडम्पशन होना है और क्वेश्चन बोलेगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी DRR बना रखा है बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर अप योर 10%, तब फिर क्या करेंगे? पिछला साल तो जा चुका, 1 तारीख 1 अप्रैल को सबसे पहला काम ही आपका क्या होगा? DRR क्रिएट करेंगे। 31 मार्च करो या 1 तारीख करो, बात एक ही है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला काम ही क्या होगा कि हम लोग 10% वाले प्रोविजन को फुलफिल करेंगे। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर है कि एक नया प्रोविजन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट होता है, वी हैव टू चेक क्या हमारे बुक्स में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना हुआ है क्या। इफ नहीं बना हुआ तो सबसे पहले हम बनाएंगे। कितना बनाना है? 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। आई बात समझ में? अब यहां पे भी किसको बनाना है? देखो कंपनी दो है मेजरली, एक है लिस्टेड कंपनी और एक है अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी यानी जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब एप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर में, तो उसका पैसा डूबना पॉसिबल नहीं है। मतलब लिस्टेड कंपनी में ऑलरेडी हमारे वॉचडॉग्स बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के, तो उसका भागना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी कहीं पे भी भाग सकती है। इज इट क्लियर? तो बोला लिस्टेड कंपनी तो प्रॉब्लम नहीं है, उसने सेबी के भी रूल्स फॉलो किए होंगे, सब कुछ रूल्स फॉलो करने के बाद ही डेट सिक्योरिटीज तक पहुंची होगी। इज इट क्लियर? तो बोलता है लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने का जरूरत नहीं है, बट DRR इज कंपल्सरी फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। आई बात समझ में? तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या वो लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन है या वो अनलिस्टेड का है। इफ अनलिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन है तो DRR बनेगा ही बनेगा, या तो पहले से बना हुआ होगा या फिर सबसे पहला एंट्री आपका क्या होगा? DRR क्रिएट करने का होगा। DRR बनाओगे कौन से पैसे से? फ्री रिजर्व्स, ठीक है। फ्री रिजर्व्स किसको बोलते हैं? वो पैसा जो एज ए डिविडेंड हम बांटने वाले थे उसी को अपन फ्री रिजर्व बोलते हैं। उसमें जनरली दो चीज आएगा, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PNL, ठीक है। इससे बनेगा जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। किस कंपनीज को बनाना है? अनलिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड को नहीं। अब अनलिस्टेड में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो अंडर द RBI आ रहा है या जिसके लिए सेपरेट एक्ट बना हुआ है, उनको भी नहीं बनाना DRR। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में ये सेट होना जरूरी है कि DRR बनाना है, कितना बनाना है, किस डेट तक बनाना है, ठीक है। DRR बनाना है, ये प्रोविजन होता है। कितना बनाना है? 10%। किसका 10%? टोटल इश्यूड, जितना फेस वैल्यू ऑफ इश्यू कर रखा है उसका बनेगा। कब तक बनेगा? जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट होगा उसके प्रीवियस 31 मार्च तक बना के छोड़ देना है। नहीं बनाया हुआ तो 1 तारीख को बनाएंगे। हाँ, तो कब तक? 31 मार्च 24 तक बन जाना चाहिए। तुम्हारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 24 को, तुम 24-25 में रिडम्पशन करने वाले हो, राइट। तो 31 मार्च 24 तक बन जाना चाहिए। जस्ट प्रीवियस ईयर बोला ना, तो पिछला साल तो 31 मार्च को ही खत्म हुआ होगा, तब तक बन जाना चाहिए। नहीं बन रखा तो सबसे पहला काम वही होगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? देन था किस कंपनी को बनाना है? अनलिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। लिस्टेड के लिए ये प्रोविजन नहीं है, आप नहीं चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? देन सर्टेन कुछ कंपनीज और है उसको भी एक्सक्लूड किया गया, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
या आरबीआई या जिसके लिए सेपरेट एक्ट है। देखो मैंने नोट्स में आपको दिया होगा, यहां से कभी भी आईसीआई 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 4 ही पॉइंट कवर्ड है यहाँ पे, तो कभी भी पूछ सकता है, कोई अता पता नहीं है कि डीआरआर कौन सी कंपनीज के लिए जरूरत नहीं है। नॉर्मली इसमें जितनी भी कंपनी तुमको दिखाई दे रही है ना, सारे आरबीआई के अंदर आती है, फाइनेंस कंपनीज ही है, इन लोग लोन देने का ही काम करते हैं। देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय आरबीआई, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जिसका काम ही फाइनेंस का, एग्जांपल नाबार्ड जो गरीबों को मदद वगैरह करती है, देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख दिया, इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही लिख रहा है ना, क्या तोड़ते जा रहा है। फिर एनबीएफसीज, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होती है, एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45 IA, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे लोग जितने भी है ये सब आरबीआई के अंडर ही गवर्नड होते हैं। बस इनमें और बैंक्स में प्रॉब्लम ये है, बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वेयर एज फाइनेंस कंपनीज जो एनबीएफसी होती है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बैंक अपना डेबिट कार्ड इश्यू करता है, बट एनबीएफसी का कोई डेबिट कार्ड नहीं होता, ठीक है, उनकी तरह कोई एटीएम मशीन नहीं, आप गए पैसा निकाल लिया कहीं पे भी स्वैप कर दिया, वो वाली कहानी नहीं होती है। तो वो कुछ सर्टेन डिफरेंस है, लेकिन एक ही जैसा काम करते हैं। बैंक क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को लोन देती है, राइट, ये बैंक का काम है। लेकिन एनबीएफसी क्या करती है, लोगों से ले नहीं सकती, वो अपना पैसा डालती है और फिर लोगों को उधार देती है। लेकिन ज्यादातर एनबीएफसी का लोन अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन बैंक एक भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती है, बैंक का सारा लोन सिक्योर्ड होता है। एनबीएफसी में क्या है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मैंने एक एनबीएफसी खोली, अब मैं लोगों को उधार दे रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं सिक्योर्ड दूं या अनसिक्योर्ड दूं, मेरा पैसा है, तो सरकार बोलता है हमें भी टेंशन नहीं है। लेकिन बैंक्स के अंदर किसका पैसा है, जनरल पब्लिक का पैसा है, तो वहां सरकार बोलता है हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, भाई किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे दिया वो गायब हो गया तो। आई बात समझ में। तो एनबीएफसी और बैंक्स में कुछ वैसा सा डिफरेंस रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है, ये भी फाइनेंस कंपनी के अंदर ही आ रहा है। तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से कभी भी क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है, 4 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि जहां पे 4 पॉइंट, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट स्पेसिफिक है, वो आईसीआई का फेवरेट पार्ट बन जाता है, ठीक है, नॉट इन द फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, चाहे कोई भी लेवल हो, क्योंकि एक पेपर सेटर का माइंड जाता है कि कैसे आपसे 4 मार्क एग्जैक्टली 4 लिखोगे, फटाफट 4 देना है। यदि कोई ऐसे बीच में से उठा लिया, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, तो सब अपने हिसाब से आंसर बनाएंगे, उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो हमेशा मेहनत से बचने की कोशिश करता है। अच्छा ठीक है, 4 स्पेसिफिक पॉइंट है, आपने 4 स्पेसिफिक पॉइंट लिखे, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, नहीं लिखे थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हुआ वो काट देगा। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना 4 लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, कौन कौन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय आरबीआई, देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एनपीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, क्लियर है ये। तो ये 4 लोगों को जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी उनको भी जरूरत नहीं है, किसके लिए कंपलसरी है, अनलिस्टेड कंपनी, we have to create minimum 10% of the face value of total debenture issued as DRR only in case of unlisted companies. Listed companies are not required to create DRR. लेकिन not required का मतलब क्या, बना ही नहीं सकते क्या, फिर वो उनकी मर्जी। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, बट इफ यू आर एन अनलिस्टेड कंपनी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट ट्रू और फॉल्स में भी बहुत काम आते हैं, ठीक है, ध्यान रखने का। इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी डेट तक बन जाना चाहिए, बिफोर द रिडम्पशन ईयर स्टार्ट्स, ठीक है, आई बात समझ में। अब डीआरआर जो आपने बनाया है वो किस पर्पस के लिए यूज होगा, डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए। सीआरआर का तरह नहीं है कि आप लोग इसको किसके लिए यूज कर सकता है, बोनस के लिए यूज कर सकता था सीआरआर, लेकिन डीआरआर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, दैट इज फॉर डिबेंचर रिडम्पशन, ठीक है। अब सपोज आपके कंपनी में टोटल 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू कर रखा है, फेस वैल्यू 10 लाख का, तो कितना मिनिमम डीआरआर होना चाहिए, 1 लाख, प्रोवाइडेड यू आर अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। 1 लाख का डीआरआर बनाना चाहिए, आपने 1 लाख का डीआरआर बना दिया। इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आपने 2 लाख रुपीस का फेस वैल्यू रीपेमेंट कर दिया, 2 लाख रुपीस फेस वैल्यू का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। अब कितना पैसा बच गया,
आउटस्टैंडिंग 8 लाख बचा है ना, तो 8 लाख का 10% सिर्फ 80,000 तो डीआरआर होना चाहिए ना, बट हमारा डीआरआर कितना बना हुआ है 1 लाख, यानी जो रिडम्पशन कर दिया उसमें भी कोई डाउट है क्या? हमने डीआरआर क्यों बनाया था? रीपेमेंट करने के लिए, कल को फ्यूचर में पैसा नहीं हो। अब जिसका रीपेमेंट कर दिया अब उसमें भी डाउट है क्या? तो उसका डीआरआर कोई काम आएगा क्या? कोई भी काम, क्योंकि जब तक वो डीआरआर में पड़ा रहेगा तो एक ही पर्पज के लिए यूज होगा, फॉर रीपेमेंट। लेकिन मैं तो रीपे कर चुका हूं, आपका 10 लाख में से 2 लाख रीपे हो गया, तो 2 लाख का 10% 20,000 वो तो डीआरआर में पड़ा है ना, लेकिन अब कहां यूज करोगे उसका? वो तो रीपेमेंट हो चुका। दैट मीन्स वंस द रिडम्पशन इज डन, जितना फेस वैल्यू का रिडम्पशन आपने कर दिया उससे रिलेटेड जितना आपने डीआरआर बना रखा था अब उसका कोई काम नहीं है। दैट विल बी अगेन ट्रांसफर टू द फ्री रिजर्व, जहां से निकाला वहीं वापस डाल दो, क्योंकि डीआरआर में पड़ा रहेगा तो वो सिर्फ एक ही पर्पज के लिए यूज होगा, तब तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना। तो क्या बोलता है लॉ कि वंस द रिडम्पशन इज डन, जितना आपने रिडम्पशन कर दिया उससे रिलेटेड जो डीआरआर बना हुआ है वो आप क्या करो, वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीज लॉजिकल था, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, निकाल के वापस डाल दूंगा। जैसे शेयर फॉरफीचर था, शेयर फॉरफीचर में जब तक पैसा रहता है हम किस लिए यूज करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू देने के लिए, री इशू के लिए। लेकिन जब री इशू कर ही दिया तो आप फॉरफीचर का पैसा कहां यूज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तब हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, सो दैट वी कैन राइट ऑफ आवर अदर कैपिटल लॉसेस। सिमिलरली डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की कहानी है, बोलता है एक बार आपने रिडम्पशन कर दिया तो जितना रिडम्पशन हो चुका है उससे रिलेटेड डीआरआर वापस आप क्या करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब एक चीज समझना, सपोज 10 लाख रुपए का आपका डिबेंचर्स था, उसमें से 6 लाख रुपए के पास ऑप्शन है कन्वर्जन का। 6 लाख रुपीज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बाकी 4 लाख को कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो हमें पैसा ही देना है। अब मुझे बताओ डीआरआर कितना बनाओगे? DRR will be created only for that portion which we require to pay in cash, जिसके लिए आउटफ्लो ऑफ मनी होने वाला है। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी है उसके लिए डीआरआर नहीं चाहिए। तो कन्वर्टेबल तो ऑप्शन होता है राइट, हाँ, शेयर्स के पास, तो अगर हम लोग कल को कैश मांग लिया फिर नहीं तो वो उसी टाइम पता रह जाएगा ना, कन्वर्जन डेट्स होता है उसके लिए। ठीक है, बट वी डू नॉट क्रिएट फॉर कन्वर्टेबल पोर्शंस, वी ओनली क्रिएट फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। आई बात समझ में? तो हमने ऊपर में ये लिख के रखा है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या था? जो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें लिख के रखना डीआरआर इज ऑलवेज क्रिएटेड, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जो आगे चल के आपको कंफ्यूज करेगा कि ये राम भैया डीआरआर तो इतना बनना चाहिए था, सिर्फ इतना ही क्यों, ऐसे क्यों? इसीलिए लॉ में लिखा हुआ है डीआरआर इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। जो कन्वर्टेबल है उसके लिए डीआरआर नहीं बनाना होता है। आई बात समझ में? बाकी सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड ऑफ रिडम्पशन में पेमेंट इन लमसम हो सकता है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, एंड देन परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट क्या है। कोई बता सकता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट? वो तो कंसेप्ट में घुस गए। Why we will do purchase from open market? Purchase from open market का पता है क्या है? स्टॉक मार्केट, जनरल मार्केट, जहां पे हमारे डिबेंचर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो कंपनी चाहे तो अपने खुद के डिबेंचर जो इशू कर रखे मार्केट से खरीद लेगा। मार्केट से खरीदा, एक तरफ उसने सपोज आपको डिबेंचर दिए, फिर कंपनी ने रूट होके आपसे ही मार्केट में खरीद लिया, तो डिबेंचर जब आपको इशू किया इट वाज लाइबिलिटी, जब खुद ने ही अपने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया इट्स एन एसेट। लास्ट में आपस में सेट ऑफ, अपने आप को ही तो पे करेगा नहीं ना, क्योंकि जो लाइबिलिटी थी अब वही चीज एसेट बन चुकी है। खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट करके कंपनी क्या करती है, आपस में कैंसिल कर देती है। और कंपनी ये तभी करती है जब योर बाइंग वैल्यू इज हायर लोअर देन द
लाइबिलिटी वैल्यू। सपोज जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तब हमें पता होता है ड्यू डेट में कितना रीपेमेंट करना है। 100 रुपए का चीज है, 100 रुपए देना है, 110 देना है, 120 देना है, कितना देना है वो तो एट द डेट ऑफ इशू ही पता रहता है ना, राइट। रिडम्पशन एट पार है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, ये सारा कहानी तो इशू के डेट में क्लियर कट है, राइट। तो जिस दिन मैंने इशू किया तब मुझे पता था 100 रुपए का डिवेंचर फ्यूचर में मुझे रीपे करना है 120 रुपए में, ठीक है। इफ कल को यही मेरा डिवेंचर मार्केट में मेरे को एक सेलर मिल गया जो बेच रहा है 115 रुपए में, तो बेस्ट है ना मैं इसी से खरीद लूं। यदि मैं वेट करूंगा तो मुझे तो किसी के पास में भी वो डिबेंचर होंगे 120 चुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना ही डिबेंचर 115 में खरीद लूं। पे ऑफ करना था 120, मैंने मार्केट से खरीद दिया 115 में, तो कम से कम 5 रुपए का तो कंपनी को फायदा हुआ ना। तो इसीलिए कंपनी ओपन मार्केट में जाती है। कंपनी ओपन मार्केट में तभी जाती है जब जितना एक्चुअल पे करना है उससे कम वैल्यू में यदि मार्केट में मिल रहा है तो वो अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेती है, और अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके अपने बुक्स में ले आती है, फिर उसको अपनी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर देती है। तो इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। इफ कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो कभी भी कंपनी ओपन मार्केट से नहीं खरीदेगा। सपोज रीपेमेंट करना है 120 रुपए, मार्केट में 130 रुपए में मिल रहा है, कंपनी खरीदेगी क्या? क्यों खरीदेगा भाई? 10 रुपए और एक्स्ट्रा क्यों देगी कंपनी? कंपनी बोले छोड़ो रखो, तुम वैसे भी मेरे पास ड्यू डेट में आओगे तो मैं कितना दूंगी, 120 से ज्यादा दूंगी नहीं ना, जितना कमिटेड है। आई बात समझ में? तो वो ओपन मार्केट होता है, उसमें सर्टेन, अब जैसे इसने बोला कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बोल के कहानी होती है, वो कोटेशन का तरीका वो अपन बाद में सीखेंगे। बट ओवरऑल जो ज्यादातर क्वेश्चन स्टार्टिंग में कवर किए गए हैं वो आपका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, दैट इज डीआरआर का प्रोविजन सबसे पहले, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डीआरआर किसको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज को नॉट रिक्वायर्ड, नहीं बनाना, नहीं नॉट रिक्वायर्ड, बना तो सकता ही है, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी है। देन 4 ऐसा लोग है जिसको तो बनाना ही नहीं है, कौन कौन? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर आरबीआई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल एनबीएफसीज, आरबीआई अंडर सेक्शन 45 आईए, ठीक है, 45 आईए। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है। ये 4 लोगों को बनाने का जरूरत ही नहीं है। यहां तक कोई क्लियर है? डीआरआर कितना बनाते हैं अपन? 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। कब तक बनाना है? प्रीवियस ईयर ऑफ द रिडम्पशन स्टार्ट्स, जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर तक बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? एक बार रिडम्पशन हो गया तो फिर क्या करना है? यस, हम डीआरआर बनाते कहां से? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से, इज इट क्लियर? फ्री रिजर्व में नॉर्मली 2 है, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आई बात समझ में? वंस द रिडम्पशन इज डन, उस रिडम्पशन से रिलेटेड जितना आपने डीआरआर बना रखा है दैट विल बी अगेन ट्रांसफर टू योर फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। अब रिडम्पशन कैन बी डन एट पार, कैन बी डन एट प्रीमियम। प्रीमियम वाला पैसा जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते थे वैसे यहाँ पे राइट ऑफ कर लेंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान कुछ चीजें और रखनी। एक प्रोविजन डीआरआर, नाउ द सेकंड प्रोविजन, ठीक है। टोटल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में 2 ही प्रोविजन है, पहला था डीआरआर, क्लियर है एकदम। सेकंड प्रोविजन है डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लॉ क्या बोलता है? इफ आपने डीआरआर बना रखा है, इफ आपने डीआरआर बना रखा है तो जिस ईयर आप लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन जितना अमाउंट का आप लोग रिडम्पशन कर रहे हो, जरूरी नहीं हम कंप्लीट फेस वैल्यू का रिडम्पशन करें। 10 लाख रुपए का इशू कर रखा था, हो सकता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम 2 लाख रुपए का रीपेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो लॉ बोलता है जिस ईयर आप रिडम्पशन करोगे उस ईयर का 30th अप्रैल तक, जिस ईयर आपका रिडम्पशन है उस ईयर के 30th अप्रैल तक मिनिमम 15% ऑफ अमाउंट टू बी रीपेड, 15% of amount to be repaid should be securedly invested। मतलब आप 15% इन्वेस्ट करके रखोगे।
जिस ईयर सपोज मुझे 2 लाख का रिडम्पशन करना है, तो 2 लाख का 15% बोले तो 30,000। 30,000 मुझे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसा डूबने का डर हो, शेयर मार्केट वगैरह वो सब जगह नहीं, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करके रखोगे। फिर जिस दिन आप रिडम्पशन करने जाओगे, पहले तो आप रिडम्पशन ड्यू करोगे, फिर आप क्या करना, वो पैसा वापस निकाल लेना इन्वेस्टमेंट से, सो दैट आपका पैसा क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांसेस है। बिकॉज जिस साल हमने रिडम्पशन का सोचा है, हमने सोचा था कि इस साल रिडम्पशन करेंगे, तो लोगों ने बोला साल के शुरू में ही, पहले महीने में ही आप 15% पैसा तो अलग करो, इसको इन्वेस्टमेंट कर दो। जितना रिडम्पशन सोचा उसका 15% पैसा तो अलग करो। क्या पता अप्रैल में चालू हुआ, मई जून जुलाई अगस्त तक आने तक कंपनी की बेड़ा गर्क हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। बोलता आप पहले तो ये पैसा साइड रखो। जब आपने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर रखा है कि इस साल हम लोग रिडम्पशन करेंगे, तो जितना रीपेमेंट करने वाले हो उसका 15% आज आप इन्वेस्ट कर दो। आई बात समझ में? अब इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि हम सट्टा खेल दे, शेयर मार्केट में लगा दे, वो सब नहीं, इट हैज टू बी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अब जिस टाइम हम रिडम्पशन कर रहे हैं, बिफोर रीपेमेंट पैसा तो चाहिए। आप क्या करना, इस इन्वेस्टमेंट को बेचना, अपना पैसा रिलीज करना एंड डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर देना। दिस इज द सेकंड प्रोविजन अंडर लॉ। ठीक है, पहला प्रोविजन बोला रिडम्पशन स्टार्ट होने से पहले का, जिस ईयर रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले क्या कहानी बन जाना चाहिए, डीआरआर बन जाना चाहिए। ठीक है, कितना बन जाना चाहिए, टोटल का 10%, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोविजन आया डीआरआई, ये कब तक बन जाना चाहिए, जिस ईयर रिडम्पशन है उसी ईयर का 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए। कितना बनना चाहिए, टोटल रिडम्पशन हम जितना उस ईयर करने वाले। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल इशूड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल रिडम्पशन हम जितना करने वाले हैं उसका 15% डीआरआई बन जाना चाहिए। हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब जब आप रिडम्पशन करने जाओगे तो पहले आप इस इन्वेस्टमेंट को बेचना। इफ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हम लोग को इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी किस पर यूज होगा, रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा। जैसे याद है एनपीओ के अंदर में स्पेसिफिक फंड को आप इन्वेस्ट करते थे, आपका एक स्पेसिफिक फंड बनाते थे कि बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए बिल्डिंग फंड। अब जब तक बिल्डिंग बनाना चालू नहीं करोगे, हम लोग क्या करते थे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे, तो उस पे जो इनकम होती थी वो भी तो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कहानी है। आई बात समझ में? तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में दो ही प्रोविजन है, पहला प्रोविजन डीआरआर, सेकंड प्रोविजन डीआरआई। ठीक है, डीआरआई कितना बनाना है, 15% ऑफ टोटल अमाउंट टू बी रीपेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कब तक बन जाना चाहिए, 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो ही प्रोविजन था, वन इज डीआरआर एंड अदर वन इज डीआरआई। नाउ जो कुछ मिस्टेक्स होती है, पहली मिस्टेक हम ये भूल जाते हैं कि डिबेंचर इज अ डेट सिक्योरिटी। डिबेंचर इज अ डेट सिक्योरिटी, क्योंकि आपके दिमाग में प्रेफरेंस शेयर्स बहुत घुस चुका होता है, तो आप लोग क्या करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स का डायरेक्ट रिडम्पशन ड्यू करते हो और पे कर देते हो, क्योंकि वहां सोचते ही नहीं हो कि डिविडेंड भी तो देना था, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। डिविडेंड तो जब डिक्लेयर होता है तभी दिया जाता है ना। बट डिबेंचर्स के केस में क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, यू हैव टू सी कि जिस टाइम आप रीपेमेंट कर रहे हो डिबेंचर होल्डर को, क्या वो पुराना इंटरेस्ट दे दिया है क्या आपने। इफ नहीं दिया तो अलोंग विद द रिडम्पशन वैल्यू आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, क्योंकि वो तो ब्याज का पैसा है ना, कोई ब्याज छोड़ेगा क्या, कोई भी अपना इंटरेस्ट माफ नहीं करता, राइट। तो आपको ये इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था। सपोज कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को, और आप रिडम्पशन कर रहे हो 1 जनवरी को। तो जब आप रिडम्पशन 1 जनवरी को ड्यू करोगे तो उसके साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी ड्यू करना पड़ेगा उतना अमाउंट का, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल वैल्यू के लिए, जितना लोगों को आप रीपे कर रहे हो उन लोगों का 3 महीने का इंटरेस्ट भी ड्यू करना पड़ेगा, अलोंग विद द रिडम्पशन वैल्यू आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स योर ऑब्लिगेशन, बिकॉज आपने उनका पैसा 3 महीने के लिए और यूज किया है।
आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट का प्रोविजन दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि एग्जाम में इंटरेस्ट के साथ में टीडीएस का कंसेप्ट डाल दिया तो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग 10% टीडीएस साइड करके गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इंटरेस्ट का पॉइंट दिमाग में रखना है, डीआरआर रखना है, डीआरआई रखना है, इससे अलावा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कुछ भी नहीं, इतना ही है और कुछ भी नहीं है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में। जब आप कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए क्या डीआरआर बनाना है क्या? सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए डीआरआर बनेगा। इज इट क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो नोट जो अपन ने लिखे हैं, कंपनी इशूइंग डिवेंचर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी डीआरआर कहां से बनेगा? फ्रॉम फ्री रिजर्व्स बनेगा। देन कितना बनाना है? मिनिमम 10% बनाना है। अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है। कब तक बन जाना चाहिए? रिडम्पशन ईयर जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक बन जाना चाहिए। इज इट क्लियर? डीआरआर का पैसा सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होगा? रिडम्पशन करने के लिए ही यूज होगा, बाकी और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? फिर जनरल रिजर्व में वापस कितना पैसा डाल देंगे? जितना रिडम्पशन हो चुका उससे रिलेटेड जो डीआरआर है दैट विल बी नाउ अगेन ट्रांसफर टू योर जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व, राइट? जैसे टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर 10 लाख का था तो हमने 1 लाख रुपए का डीआरआर बना रखा होगा। सपोज हमने 3 लाख रुपए का रिडम्पशन कर दिया तो 3 लाख का जब रीपेमेंट ही हो गया तो इससे रिलेटेड 10% 30,000 तो कहीं ना कहीं यहां था ना, दिस 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। आई बात समझ में? डीआरआर फ्री रिजर्व से बनेगा, ठीक है? जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल यूज कर लेना टू डीआरआर। देन फॉलोइंग कंपनीज के लिए डीआरआर नॉट अलाउड, जैसे नॉट रिक्वायर्ड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय आरबीआई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45 IA, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक्स। क्लियर है? देन कंपनी शुड क्रिएट और इन्वेस्ट नॉट लेस देन, यानी मिनिमम बोला था ना मैंने, मिनिमम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर टू बी रिडीम्ड ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। जिस ईयर आप रिडम्पशन कर रहे हो उस ईयर के 30th अप्रैल से पहले या 30th अप्रैल तक आपको क्या कर देना है? जितना अमाउंट हम रिडीम करने वाले हैं उसका 15% कम से कम आप क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। और इन्वेस्ट भी कहां होना चाहिए? सिक्योर्ड होना चाहिए, अनसिक्योर्ड नहीं। ऐसे नहीं सट्टा वट्टा खेल दिया कि 100 का 200 हो जाएगा, वैसा कहानी नहीं चलेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? जब कन्वर्जन करते तो नॉर्मल है, कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए हमने डीआरआर नहीं बनाया होगा, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए बनाया है। कन्वर्जन के लिए भी सेम कहानी, पहले अपन रिडम्पशन ड्यू करते हैं, ठीक है? रिडम्पशन जब ड्यू करोगे तो डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लोज हो रहा है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है? इफ फेस वैल्यू से ज्यादा रीपे कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर को यदि इक्विटी प्रेफरेंस जो भी आपने दिया है वो दे देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकाल देंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जैसे अपन ने सीख रखा है। आई बात समझ में? तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ किसी को भी यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हाँ, हायर वैल्यू का इंटरेस्ट का डिफरेंट कैटेगरी हो सकता है, पहले उसका 8% का था फिर हमने उसको 10% वाला डिवेंचर दे दिया तो वो भी खुश। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? इफ यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट में 70-80% चैप्टर हो गया, इतना ही प्रोविजन था। ओपन मार्केट में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि नॉर्मली क्या होगा, मार्केट में रेट क्या होगा, लोअर होगा देन द एक्चुअल लायबिलिटी जो अपन को पे करना है, तभी हम मार्केट से खरीदेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? बस मार्केट का खरीदने का थोड़ा कंडीशंस ध्यान में रखेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, इक्विटी मान लीजिए डिवेंचर होल्डर था, तो डिवेंचर था वो 11 ईच डिवेंचर था और आपका इक्विटी शेयर 10 था, तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वहां पे 1 रुपए जा रहा है ना। क्यों? मुझे तो 11 ईच से मतलब ही नहीं, कितना पैसा देना है उससे मतलब है। यहाँ मैं ईच देखता ही नहीं हूँ कितना का था, यहाँ 1 लाख रुपए देना है और मैं उसको अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे रहा हूँ 10 रुपए का 20 रुपए में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालना है, अमाउंट टू बी पेड
डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश में करते थे। यहाँ 11-10 डिबेंचर का फेस वैल्यू तो 100 रुपए होगा, इक्विटी तो मैं 10 रुपए का दूंगा, तो क्या 90 रुपए थोड़ी ना सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाएगा। डिपेंड्स करता है मैं कितने इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं। सपोज तुम्हारे पास 100 रुपए के 1000 डिबेंचर्स है, तो कितने रुपए हुए? 1,00,000 रुपए। अब मैं तुम्हें सपोज 10,000 डिबेंचर्स दे रहा हूं, ठीक है, ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, तो मैं क्या 90 रुपए प्रीमियम में डालूं? उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो सिंपल सा फंडा है, अमाउंट टू बी पेड। हाँ, जब मैं हायर वैल्यू में दूंगा, सपोज मुझे तुम्हें 1,00,000 रुपए देना है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं 20 रुपए में, ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच। तो मैं पहले बताओ कितने इक्विटी शेयर तुम्हें इश्यू करूंगा? 5,000 इक्विटी शेयर्स मैं तुम्हें इश्यू करूंगा। तो जब मैं 5,000 इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा तो 5,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा एंड 5,000 इंटू 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। ठीक है, कन्वर्जन इज जस्ट लाइक कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां तक किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ओपन मार्केट अभी अपन डिस्कस नहीं करने वाले। एक बार एंट्रीज समझ लेते हैं। इशू करने का यही एंट्री होता है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा? या तो इशूड एट पार होगा, पार होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम में होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और डिस्काउंट में इशू हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू बैंक टू 12% डिबेंचर। ये इशू करने का एंट्री है। डीआरआर बनाएंगे हम जनरल रिजर्व या पीएनएल से, तो जनरल रिजर्व पीएनएल टू डीआरआर, क्लियर है। फिर इंटरेस्ट का एंट्री, हर साल हम इंटरेस्ट तो ड्यू करते हैं और पे करते हैं, तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे टीडीएस कंसेप्ट भी हुआ तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, बस वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? पे करते थे इंटरेस्ट का एंट्री, यहाँ पे टीडीएस नहीं है, वरना क्या होता? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता। यहां तक तो ऑलरेडी इश्यू ऑफ डिबेंचर में सीख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन डीआरआर को इन्वेस्ट करना होता है, जितना अमाउंट का रीपेमेंट करने वाले हो उसका 15% आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेस्ट करने का मतलब इन्वेस्टमेंट घर पे आएगा, एसेट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, इज इट क्लियर। फिर रिडम्पशन ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट मिला, इफ आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, इंटरेस्ट मिल रहा है अपन को। देन रिडम्पशन ड्यू करते हैं अपन, रिडम्पशन जब ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट बंद हो गया। इफ फेस वैल्यू से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, राइट। अब रीपेमेंट करने से पहले डीआरआई बेचना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि डीआरआई बनाई किसके लिए था? इसी का रीपेमेंट के लिए ना, तो पहले वहां से पैसा रिलीज करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, पैसा रिलीज कर लिया। अब नॉर्मल डिबेंचर होल्डर को पे कर दो, और जितना रिडम्पशन हो चुका उससे रिलेटेड डीआरआर में जो पैसा पड़ा है वो कहां डाल दो? जनरल रिजर्व में डाल दो। पूरा साल जो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट किया, उसको ईयर एंड में राइट ऑफ कर दो। इतना ही तो जर्नल एंट्रीज है, उसके अलावा कोई जर्नल एंट्रीज है ही नहीं। डीआरआर क्या सिर्फ इन डिफॉल्ट के लिए करता है क्या? ना कुछ डिफॉल्ट रहता है उसका टाइम में वो उससे पैसा दे सकता है बोल के? हाँ, ऐसे नॉर्मली पैसा है तो डीआरआर से निकाल के नहीं दे सकता? नहीं दूंगा ही क्यों? जब मेरे पास नॉर्मल पैसा है मैं गुल्लक क्यों तोड़ूंगा? माथा खराब थोड़ी ना मेरा। तुमने कोई चीज के लिए गुल्लक बनाया, तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा है, उसको नहीं यूज करके गुल्लक तोड़ देगा? गुल्लक कब तोड़ते हैं? एक्सट्रीम सिनेरियो, जब हमारे पास पैसा वैसा बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर आएंगे, बोलेंगे नहीं बेटा तो इसको तोड़ के बाकी लायबिलिटी नहीं चुका सकता, ये पैसा हमारे लिए साइड किया था ना, ये तो दे कम से कम, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए पैसा साइड करके रखते हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है।
तो अब हम लोग सर्टेन क्वेश्चंस कर सकते हैं, सर्टेन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्सेप्ट ओपन मार्केट को छोड़ के। इतना ही प्रोविजन से दिमाग में रखना। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आईसीआई से कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा अपना, कि आईसीआई बहुत बार क्या करता है, डीआरआई बनाता नहीं है, वो बोलता है क्या ही बनाऊं, वापस तुरंत बेच दूंगा उसी वैल्यू पे, तो एंट्री खा जाता है। बट अपन को तो प्रोविजन सेट है, क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन यदि प्रोविजन को स्विच किया आप लोग, फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा फंडा दिमाग में रखना कि पहले तो मैं डीआरआर चेक करूंगा बना हुआ है क्या, इफ नहीं है तो सबसे पहला काम डीआरआर बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 10% बनाएंगे टोटल इशूड का, ठीक है। जितना बन चुका वो तो ठीक है, बैलेंस वैल्यू बना लेंगे। फिर ये चेक कर लेंगे कि लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड है तो डीआरआर चेक ही नहीं करेंगे, अनलिस्टेड है तो डीआरआर चेक करेंगे। फिर ये देखेंगे कि रिडम्पशन कितना वैल्यू का हम करने वाले, जितना का करने वाले उतना का डीआरआई बना लेंगे। फिर इंटरेस्ट वगैरह का करके रिडम्पशन ड्यू करके सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, लेजर मांगो चाहे जर्नल मांगो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। इफ आपको जर्नल क्लियर है तो लेजर बनाना बहुत आसान है। अरे जर्नल का एक क्वेश्चन कर ले क्या? हाँ देखो, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। दो स्टार तो दे देता हूं तुम्हारे लेवल पे इसको। आइए समझते हैं द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। अब देखो वर्ड लिमिटेड लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट इफ ये जो ब्रैकेट में कहानी लिखी है ये नहीं लिखा हुआ होता, मैं इसको क्या मानता पता है, लिस्टेड कंपनी। व्हेन इट इज अ वर्ड लिमिटेड मैं क्यों अनलिस्टेड मानूं? क्वेश्चन लिख के दो मुझे कि अनलिस्टेड है, वरना तो हम एज्यूम कर सकते हैं इट्स अ लिस्टेड कंपनी, राइट? बिकॉज पब्लिक कंपनी में लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों ही होता है। अब क्वेश्चन बताओ हमें कि अनलिस्टेड है या नहीं है, तो क्वेश्चन बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता दिया ना, एक तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, वो भी अदर देन कौन सी अनलिस्टेड, 4 लोगों को जरूरत ही नहीं होता है, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंकिंग एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बोलता है इन चारों को छोड़ के दूसरी कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तब यानी इसके ऊपर डीआरआर एंड डीआरआई का प्रोविजन एप्लीकेबल है, लगेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सबके नोट नंबर दे रखे, तो हमें तो नोट से मतलब है। शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिख दिया, लेकिन कौन सा है पता नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं पता तो क्या शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12%, डिबेंचर्स है, पीपीई है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिया हुआ है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड, अच्छा जी, उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया इन्होंने, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देंगे, ऑप्शंस टू परचेज 1 rupees 10 shares at rupees 15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution। यानी ये किसको ऑप्शन मिल रहा है, जो बोनस से पहले वाले इक्विटी है ना, सिर्फ उन्हीं को ये ऑप्शन है। उन लोग चाहे तो कंपनी से खरीद ले 15 रुपए में, एक तरह से राइट है। द ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, टाइप ऑफ राइट शेयर्स ओनली, उनको पहले ऑप्शन दिया है हमने, ठीक है। कितना, फॉर एवरी 4, 4 के बदले में 1, यानी कितने ऑप्शंस हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5,000 शेयर्स। और क्या, हाँ बोलो, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 15 रुपए में दे रहा है। अरे मार्केट में हो सकता है ना कंपनी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में इशू कर रही है, मार्केट में लोगों को बेच रही है 50 रुपए में, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि आपको लेना है तो आपके लिए 15 रुपए में, फायदा ही हुआ ना, ठीक है। राइट शेयर्स की तरह ही तो है ये, आई बात समझ में? तो अभी अपन का क्या हो जाएगा, 5,000 शेयर्स एज ए ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
उसके बाद में इशू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 5 के बदले में एक बोनस शेयर्स दिया जाएगा। तो मुझे ये बताओ कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स देना पड़ेगा? 5,000। समझ में आया? 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, क्योंकि अब बोनस देने से पहले हमारे पास कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हो चुके हैं? 25,000 हो चुके हैं भाई। 20,000 तो पहले से था और अभी अभी 5,000 शेयर्स और ले लिए ना लोगों ने, तो टोटल शेयर होल्डर कितने बन गए? 25,000। 5 के बदले में एक दोगे तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 5,000 बोनस शेयर्स देना है। आई बात समझ में? तो ये दो काम तो पहले कर लेते हैं, फिर डिबेंचर्स के ऊपर चलेंगे अपन। ठीक है, पहले ये दो काम करते हैं। जर्नल एंट्रीज मांगा है, ठीक है, ये नोट अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट नोट के अंदर जो मैंने लिखा है आप लोगों को, वो ये नोट काम आएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड वाला तो आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा? लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कितना शेयर्स ले रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर्स इन लोग ले रहे हैं 15 रुपए करके, राइट? 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? वो तो 10 रुपए करके ही जाएगा। तो 5,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000। being shares allotted। इसके बाद क्या था? बोनस डायरेक्टली देते हैं या पहले ड्यू करते हैं? पहले ड्यू करते हैं। ड्यू कहां कहां से होता है भाई जी? सीक्वेंस तो ये नहीं था। सबसे पहले सीआरआर, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद ठीक ठीक। क्या हमारे पास सीआरआर है क्या? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है हमारे पास, तो सीआरआर है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, तो क्या यूज करेंगे? किसने कहा सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है? 25,000 रुपए आ तो गया बोनस देने से पहले ही कंपनी में। बोनस की डेट से पहले ही तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया ना, तो इसको तो यूज कर ही सकते हैं। कितना रुपए का बोनस देना है? 25,000 टोटल शेयर होल्डर है, 5 के बदले में एक मतलब 5,000 शेयर्स। 5,000 इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू मतलब 50,000 रुपए का। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना पैसा निकाल लेंगे? जितना है पूरा ही यूज कर लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000, फिर बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 50,000 being bonus due। ठीक है, अब क्या करें? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being बोनस मेड। ठीक है,
इसके बाद क्या, अब ये हो गया शेयर से रिलेटेड कहानी हो गया। अब बोलता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना रिडम्पशन करना है भाई साहब, सारा ही करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 3%। तो सबसे पहले क्या चेक करना है रिडम्पशन से पहले, क्या डीआरआर बना हुआ है, नहीं बनाया ना, तो क्या करें, कितना बनाए, 10% ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू। टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 1,20,000, उसका 10% 12,000 का डीआरआर बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, फ्री रिजॉर्ब्स, हमारे पास तो पीएनएल ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 12,000 being reserve created, ठीक है, डीआरआर का प्रोविजन हो गया। और एक क्या प्रोविजन है, डीआरआई। अब रिडम्पशन ड्यू करने से पहले जितना वैल्यू का रिडम्पशन करना है उसका 15% इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है रिडम्पशन कर रहे हैं हम, यह सब कुछ फेस वैल्यू पे, ठीक है। 1,20,000 में 3% प्रीमियम ऐड मत कर देना, फेस वैल्यू पे है सारा कहानी। इन्वेस्टमेंट मेड 18,000, अब क्या करेंगे, अब डेट्स नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में, नहीं बाद में लास्ट में मानते हैं। अब तुम्हारा क्या करें, रिडम्पशन ड्यू कर दे, कितना परसेंट डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, premium on redemption of debenture account debit 3,600, to debenture holder 123, being redemption due ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी ये है, यदि हम लोग ईयर एंड में रिडम्पशन अज्यूम कर रहे हैं तो एक हिडन एजम्पशन और चल रही कि इंटरेस्ट दे दिया होगा कंपनी ने टाइम से, ये एजम्पशन है, बिकॉज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं। एग्जाम में ऐसा नहीं होता, डेट्स वगैरह दी हुई रहती है, प्रॉपर लिखा हुआ रहता है कि क्या कहानी चल रही है क्या नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ एक एजम्पशन पे अपन सॉल्व करें कि कंपनी ने इंटरेस्ट टाइम से दिया होगा, ठीक है, ये एजम्पशन चल रही है। लेकिन आप ये एजम्पशन लेते हो कि नहीं इंटरेस्ट भी तो लगेगा, और आपकी एजम्पशन ये नोट पे लिखना पड़ेगा, रिडम्पशन इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसी की वजह से आपने पहले इंटरेस्ट ड्यू करके इंटरेस्ट भी पे किया अलोंग विद द रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है, ये एजम्पशन बेस हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ अपन को कंसेप्ट समझना है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे रिडम्पशन ड्यू हो गया, अब क्या करेंगे, हाँ, इफ हम ये एज्यूम करें कि कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया होगा पूरा साल भर का, अज्यूमिंग रिडम्पशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर, रिडम्पशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर और कंपनी ने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया, ये अज्यूम करके हम ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट being interest due
1,20,000 का 12%, 14,400। ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर का तो साथ में ही रीपे करेंगे, लेकिन रीपे करने से पहले क्या करना है, इन्वेस्टमेंट जो किया था वापस भेज दो, पैसा रिलीज करो। सिंस इन्वेस्टमेंट का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं पता, डेट नहीं पता, तो इंटरेस्ट नहीं कंसिडर कर रहे। जितने में इन्वेस्ट किया वापस उतना ही पैसा हमें निकाल लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 18,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब क्या करें, रिडम्पशन कर दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट करेंगे, 1,36,000 जी नहीं, 1,38,000 करेंगे। अरे इंटरेस्ट का भी तो पैसा देना है उनको, 14,400 इंटरेस्ट का एंड 123,600 डिबेंचर्स का, तो टोटल तो 138 देना है ना, तो टोटल पे करेंगे। तब फिर ये 123,600 से होता और 14,400 का एंट्री नहीं आता। ये हो गया। क्या करें अब, DRR का काम नहीं है, जो बनाया था उसको वापस 12,000 का नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L भाई करंट ईयर का प्रॉफिट रूट होता है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, और एक एंट्री जो करना है वो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को ही राइट ऑफ करोगे क्या सिर्फ? क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस को ही राइट ऑफ कर दूं? इंटरेस्ट को भी तो राइट ऑफ करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर सब कुछ एक बोनस के शेयर होल्डर और ये सब होता है, तो हम लोग सबसे पहले शेयर्स का जितना भी होता है वो सीक्वेंस में चलेंगे, क्वेश्चन जिस फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो में। डेट्स तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो जब डेट्स नहीं होता, क्वेश्चन जिस फ्लो में चल रहा है उस फ्लो में सॉल्व करो, और जब डेट्स दिया हुआ रहेगा तो डेट वाइज। प्रीमियम बनाया है तो समझ गया, लेकिन उसके लिए तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब हम इशू के टाइम प्रीमियम बनाना सीखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो कहीं ना कहीं अभी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट या डेटाज है उसके अंदर वो प्रीमियम तो कैरी फॉरवर्ड होकर आ ही रहा होगा ना, बट बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं था। इसका मतलब हमने इशू के टाइम नहीं बना रखा होगा। तो अभी हम लोग को राइट ऑफ करता है। हाँ, अभी जस्ट यूज करते, राइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी ऑलरेडी बना हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? देखो मेन है प्रोविजंस, कोई टफ नहीं है चैप्टर्स, आप लोग टफ बना देते हो जब 2-3 मिक्स हो गए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। धीरे धीरे
जब किसी चैप्टर से रिलेटेड आए पहले उस चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश करो। बोनस आया तो बोनस को आराम से शांति से रिकॉल करो। एंट्री कुछ लोग भूल गए थे कि कौन सा पैसा यूज करना है, वहां जो सीख के रखा है उसको याद करो। अच्छा मुझे बोनस देना है, बोनस देने के लिए पहले हम CRR यूज करते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं, फिर हम फ्री रिजर्व यूज करते हैं ना। तो एक सीक्वेंस पता होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ब्लंडर होना है फिर एग्जाम में। क्लियर है? आई बात समझ में? ऐसा ही और कुछ क्वेश्चन है क्या? नंबर 3 है, इट्स जस्ट ए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। जस्ट ए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, कुछ भी नहीं है, देख लो आप लोग। सेम पॉइंट सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज सेम ही लग रहा है मुझे तो। 5 के बदले में 1 बोनस है, फिर 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में दे रहे हो फॉर एवरी 4 शेयर्स। डिवेंचर्स का भी रीपेमेंट क्या है, 3% प्रीमियम पे हो रहा है। तो जस्ट ए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो हमने अभी किया। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा आज का। अभी देखो और एक देखते हैं कि कभी कभी हम लोग को निकालना पड़ता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के केस में कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आप इशू करने वाले हो। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के केस में कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, वो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। एंड दैट वोंट बी अ क्वेश्चन ऑफ अराउंड 8 to 10 मार्क्स का भी नहीं होगा, वो 4 to 5 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखना जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, आराम से समझना, लॉजिकली आपको चीजें समझ में आएगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी को रीपेमेंट करते हैं ना, तो पहले ये देखते हैं सामने वाले को टोटल कितना पैसा देना है। हम ये नहीं देखते कि कितना फेस वैल्यू का देना है। फिर सामने वाला तो ये बोलता है मुझे फेस वैल्यू से क्या लेना देना, मुझे तो आपने कमिट किया था 110 रुपए पे करोगे ना, 110 इंटू माई होल्डिंग्स, मुझे बस उतना पैसा दो, या उतना पैसा दो, या उतना ही इक्विवेलेंट मुझे क्या दो, सिक्योरिटीज दो। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अ कंपनी हैड इशूड 20,000 13% debentures of ₹100 each on 1st of April 21. The debentures are due for redemption on 1st July 22. कोई दिक्कत नहीं है, 2021 में इशू किया, टोटल 20,000 डिबेंचर्स थे और रिडम्पशन कब ड्यू होने वाला है, 2022. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%. यानी जब हमने इशू किया था तभी हमने क्या बोल दिया था, रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, दैट टू एट 5% प्रीमियम। यानी इशू प्राइस है 100 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू हो गया, इशू प्राइस 100, रिडम्पशन वैल्यू 105, कहना इसे है ना। 5% प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू पे तो 5% एक्स्ट्रा दोगे आप। अब आगे बात करते हैं। Also conferred options to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity shares. यानी टोटल 20,000 डिबेंचर है। इफ आपके पास 100 डिबेंचर्स है तो आप 20 डिबेंचर्स के लिए कंपनी से क्या ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मतलब जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप होल्ड करते हो उसका 20% के लिए आप कंपनी से क्या ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो, और बाकी के लिए पैसा ही। कन्वर्जन सिर्फ 20% अलाउड है, 100% कन्वर्जन अलाउड नहीं है। और जब कन्वर्जन होगा तो कंपनी कैसे देगी अपने इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का इक्विटी शेयर 15 रुपए में देगा। आई बात समझ में? डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब थोड़ा अच्छे से समझना, टोटल 20,000 डिबेंचर्स है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी बना दूं, एक को डाल दूं मैं ये वाले, इनका तो कन्वर्जन है ही नहीं, इन्होंने साफ मना ही कर दिया। इन लोग बोलते हैं हमें कन्वर्जन में नहीं जाना, हमें हमारा पैसा ही चाहिए, राइट। तो इनको तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनटू 105 अमाउंट पे कर देंगे। इनको तो रोकड़ा ही देना पड़ेगा ना, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। इन्होंने बोला मुझे कन्वर्जन नहीं चाहिए भैया, मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है भाई, तू अपना पैसा ले निकल। अब बाकी जो बच गए 20,000 में से 2500 लोग तो साइड हो गए,
क्या इन सबको हम इक्विटी दे सकते हैं क्या? नहीं, इसका 20% इसका सिर्फ 20% जो है उसको इक्विटी मिलेगा ना, और बाकी 80% को कैश। कोई ऑप्शन नहीं है। तो 17,500 का 80% इंटू 105, 14,70,000, इतना तो पैसा जाएगा। अब बचा 20%। 20% बोले तो 17,500 का 20%, 3,500 इंटू 105 रुपए करके इनको टोटल देना है। अरे भाई पहले इनका ये तो निकालो कि टोटल पैसा कितना मिलना है इनको। इन लोग को टोटल पैसा तो इतना मिलना है ना कंपनी से, 3,500 इंटू 105। इसके बदले में इन लोग चाहते तो इतना कैश लेके जा सकते थे, पर इन लोग कैश नहीं लेके जा रहे। इन लोग क्या बोल रहे हैं, दे दो इक्विटी। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी टू बी इशूड कितना होगा? पेमेंट करना है 367,500, और एक शेयर कितने में इश्यू कर रहा है कंपनी? समझ में आया? यानी कंपनी को क्वेश्चन ने क्या पूछा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 24,500। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको मैक्सिमम 24,500 शेयर्स ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कंपनी को शेयर्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? फॉर एग्जांपल ये जर्नल करने बोल रहा, तो हम अगर डीआरआर चल हम आपके जर्नल के साथ भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? डीआर वीआर नहीं देखते फिर, क्योंकि ये आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर पूरा एजम्पशन बेस चला जाएगा कि डीआरआर बना नहीं रखा होगा, डीआरआई नहीं बना रखा होगा। वैसा नहीं करते, इसीलिए क्वेश्चन वैसा था ही नहीं, बैलेंस शीट फॉर्म में था ही नहीं। इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ एक कैलकुलेशन सिखाने के लिए फ्रेम किया। फॉर एग्जांपल अगर डीआरआर बनाना होता तो हमको जो उन लोग एक्सरसाइज नहीं किया उन लोग की 20, हाँ, कन्वर्टेबल पोर्शन को हटा दो, यानी कन्वर्टेबल पोर्शन कितना हो गया? 3,500। 3,500 डिवेंचर्स को हटा दो, बाकी कितने बच गए? उनटू 100 रुपए, उसका 10%। जितना कैश पे करना है ना, उनके लिए हम लोग डीआरआर बनाते, कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए नहीं बनाते। विल हैव क्वेश्चंस, वहां पे ऐसा मिलेगा। क्या चीज? 14,000 प्लस 2,500 भी तो लोगे, ये तो लेंगे ही लेंगे, ये भी तो लेंगे, इनको भी तो कैश दे रहे हो, तो इन दोनों का इंटू 100, फिर उसका 10% डीआरआर। क्लियर है? तो यहां पे अब प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? इजी सा है। इफ डिबेंचर्स में से छोटा क्वेश्चन डालने का मन किया तो ये कैटेगरी अच्छा है। देखो टोटल डिबेंचर कितने हैं? टोटल डिबेंचर होल्डर्स 20,000 माइनस डिबेंचर होल्डर्स not exercising the option of कन्वर्जन। 2,500 लोग को हटा दें, 17,500 बचे। डिवेंचर होल्डर who opted for conversion maximum conversion possible 17,500 का 20%, उतना ही तो कन्वर्जन हो सकता है। 3,500 number of
इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड 3500 इंटू 105, इतना पैसा देना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितना आ जाएगा? दैट्स 4 मार्क से 5 मार्क का क्वेश्चन। सिर्फ ड्यू एंड रिडम्पशन का एंट्री कर ले अपन। ऐला अटक गया, नेट का इशू है ना, अपडेट मांग रहा है। इसमें डीआरआर का क्या बोला समझ में? डीआरआर मतलब इसमें हमने कंसिडर ही नहीं किया, क्वेश्चन वैसा था नहीं जहाँ पे डेटा वगैरह प्रॉपर है कि क्वेश्चन बोले कि डीआरआर बनाया बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपसे मांगा क्या है, आपसे ये मांगा है कि कन्वर्जन कितना होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन ने ये तो मांगा ही नहीं है कि आप रिडम्पशन करो, आई बात समझ में। तो जब रिडम्पशन मांगता तब बात अलग था। ये आपने बोला ना कि ये भी ऐड होगा। डीआरआर सिर्फ हम लोग नॉन कन्वर्टेबल पोर्शंस के लिए बनाते हैं, मतलब 17,500 में से तुम कितना को दे रहे हो? 3,500, तो 14,000 वालों को तो पैसा ही दे रहे हैं, प्लस जो 2,500 जिन्होंने मना कर दिया था उनके लिए भी तो डीआरआर बनेगा, उनको भी तो पैसा देना है। तो 14,000 प्लस 2,500, इतने लोगों को हमें क्या करना है? पेमेंट करना था, तो उन्हीं के लिए सिर्फ डीआरआर बनता, राइट। तो कल को आपको डीआरआर बनाते इस क्वेश्चन में, ऐसे हाइपोथेटिकली सॉल्व कर रहे हैं इसको, डीआरआर बनाते तो पहले क्या होता? पीएनएल ले लूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं था। कितना डीआरआर बनता मेरे पास? हम जिनको डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हटा दो, 20,000 में से कितने लोग हट जाएंगे? 3,500 हट जाएंगे, तो 16,500 इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, इतना के लिए कैश देना है, इसका 10%। अरे 3,500 को तो आपने इक्विटी दे दिया ना, पहले हम इतना नीचे आ गया क्या क्या? अरे 14,000, अच्छा 16,500 ही तो, 14,000 वालों को कैश दे रहे हो, 2,500 वालों को कैश दे रहे हो, तो 16,500 ही हुआ ना। अरे भाई टोटल डिवेंचर है 20,000, 2,500 निकाल दिया, साइड कर दिया, बचा 17,500, 17,500 में से 3,500 ही तो कन्वर्जन होंगे। कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हो? आइला इतना नीचे चले गए थे। अब क्या करेंगे? रिडम्पशन ड्यू करेंगे, ठीक है। डीआरआई वगैरह एक बार का ऐसे जस्ट नॉर्मल सीखा था भाई, इसको पूरा डालोगे तो डेटा ही नहीं है हमारे पास में, जस्ट मैं नॉर्मल कर रहा हूँ ऐसे। 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यहाँ 20 लाख, 20,000 इंटू 100, यहाँ 20,000 इंटू 5% प्रीमियम था ना, 1 लाख रुपीज, 21 लाख, रिडम्पशन ड्यू कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर्स दिए? कितना दिया?
अरे ऊपर तो निकाला 24,500 शेयर्स इंटू 10 रुपए 2,45,000 to securities premium 24,500 into 5 122 500 एंड बैलेंस क्या कर रहे हैं अपन बैंक से पे कर रहे हैं $1,732,500 फिर बाद में आप प्रीमियम को राइट ऑफ कर देना डीआरआर को वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना वो सारी कहानी है बट मेन मुद्दा था इस क्वेश्चन में सीखना था कि कन्वर्टिबल पोर्शंस कैसे निकालते हैं उसमें कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड वो कैसे निकाला जाता है क्लियर है समझ में आया एक सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन है वो करो Number 3 illustration number 3 अरे डिबेंचर को कितना देना है इतना 24,500 का शेयर है प्रीमियम काट के दे रहे थे इसलिए उसे नहीं तो 10 ए 15 रुपए इशू प्राइस नहीं था क्या तुम्हारा तो 15 रुपए इशू प्राइस था तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा 15 रुपए डाल दोगी क्या 10 रुपए ही तो जाएगा हाँ पर 24,500 तो शेयर्स था ना हाँ तो शेयर्स के ऊपर 10 रुपया 2,45,000 राइट और 5 नंबर 3 डू इलस्ट्रेशन नंबर 3 ठीक है ये सेल्फ हो जाएगा आज वाला कंसेप्ट समझ में आया नेक्स्ट क्लास में और सर्टेन लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे ठीक है लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएगा ज्यादा कुछ है नहीं डिबेंचर्स में कुछ और एक्स्ट्रा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो सब करेंगे उससे अपना डिबेंचर का रिडम्पशन खत्म हो जाएगा फिर वो प्रेफरेंसेस में जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे जिसमें सब कुछ था वो वाला भी साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू